नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हम बात करेंगे चलो स्कूल चलें, दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबर की, दिल्ली से जुड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी। इस वक्त एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान 4 सदस्यों की कमेटी में शामिल थे। भूपिंदर सिंह मान और किसानों के हित से समझौता नहीं, है मान की तरफ से कहा गया। तो यह बयान देते हुए कि कमेटी किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है, इसलिए समझौता नहीं करेंगे किसानों के हित से, ये भूपिंदर सिंह मान की तरफ से कहा गया। बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन के ये नेता हैं और इनको कमेटी में जगह मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अंदर भूपिंदर सिंह मान को जगह दी गई थी, जिसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर दिया है। किसानों के हितों से समझौता नहीं, भूपिंदर सिंह मान ने कहा। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए बीकेयू के नेता भूपिंदर सिंह मान और भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि किसानों के हितों से समझौता नहीं। 4 सदस्यों की कमेटी में शामिल थे भूपिंदर सिंह मान। किसानों के हितों से समझौता नहीं, भूपिंदर सिंह मान की तरफ से कहा गया। तो किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 सदस्यों की कमेटी में शामिल थे भूपिंदर सिंह मान। किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, ये कहा गया। तो वहीं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करते आज 50 दिन पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी है। सर, किसान आंदोलन में अब अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। एक नारा ऐसा भी लगा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, लेकिन फिर भी अब किसान जो है वो सड़कों पे अभी भी बैठे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान कभी इस तरह के नारे नहीं बोल सकता, क्योंकि जय जवान और जय किसान का नारा देने वाला और देश के लिए अपनी जान देने वाला कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इसमें वो शक्तियाँ हैं जो इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं। ऐसे लोग ही ऐसे नारे लगा सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया निर्णय, इनको हर उस चीज़ से ऐतराज़ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी ने लगातार 9 दौर की वार्ता हमारे मंत्री जी के साथ में हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कह दिया, तो इसके बाद में इनको विश्वास किस पे रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी इनको विश्वास नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने को जो फैसला आएगा वो अपनी जो कमेटी है वो कमेटी जो फैसला करेगी और उनके कोई इश्यू है तो वो किसान उनके सामने ले जाकर उनके अपने पॉइंट रखे ताकि उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। सर, जिस बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं वहाँ के आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ के मजदूर परेशान है, एक तरीके से भुखमरी के कगार पे है, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे हैं, फैक्ट्रियों में बंद हो गई है या जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है इसको हटाने के लिए? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि कृषि कानून अग्रिम आदेश तक इसको स्थगित एक तरीके से रोक दिया जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की वजह से पूरे देश के अंदर ही जिस तरह से चाहे मजदूर हो या आम आदमी परेशान हो रहा है, और इन आंदोलन करने वाले जो किसान यूनियन के नेता हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि सिर्फ हम ही किसान नहीं है, देश के अंदर अन्य भी किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और कल वो जब प्रतियां जला रहे थे तो ऐसे करोड़ करोड़ किसान हैं, उनकी आत्मा भी उस समय जली होगी कि उनके सपने जलाए जा रहे थे कि इस बिल के माध्यम से उनका आने वाले समय के अंदर कल्याण होने वाला है या वो किसान अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतर करने वाला इन बिलों के माध्यम से होने वाला है। और अगर इतने ही अच्छे बिल पुराने होते तो आज किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और पहले बिल तो कानून तो चल ही रहे थे, लेकिन उसके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता थी, इसीलिए किया गया। और ये किसान यूनियन की मांग रही हमेशा, और किसानों ने आंदोलन करके और कई बार कहा है कि हमारे स्वामीनाथन के आयोग की सिफारिश को कब लागू करेंगे या कब हमें आज़ादी मिलेगी। तो इन बिलों के माध्यम से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश भी लागू हुई है और
इस देश के किसान को 70 साल 73 साल बाद आज़ादी भी मिली है। सर, पंजाब और हरियाणा के किसानों की अगर हम बात छोड़ दें तो ज़्यादातर किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार अगला कदम क्या उठा रही है? क्योंकि अब या तो किसानों को भी दिक्कत हो रही है, पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ी है इस सर्द हवाओं में, उनको भी दिक्कत हो रही है, तो सरकार अगला कदम क्या उठा रही है ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए? अब ऐसा है कि सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, और अभी भी हम तो निवेदन ही कर रहे हैं कि आप ये जो हठधर्मिता का जो या जिद का है वो निर्णय बदले और अपने घर को लौटें, ताकि देश के अंदर जो विकास की कड़ी शुरू हुई है, विकास जिस गति के साथ में हो रहा है, उस गति के अंदर बाधा न बने इस देश के लिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि किसान यूनियन के नेता हैं तो निश्चित रूप से इस बात को समझें कि इससे कोई हल नहीं निकलना है। हल तो सिर्फ बातचीत से या उनके जो इशू है जिनके ऊपर उनको कोई शंका है, समाधान करने के लिए भारत सरकार खड़ी है। अब तो उनको कोर्ट में भी जाना है, कोर्ट के अंदर रिपोर्ट देनी है, तो वो अपने निष्पक्ष कमेटी के सामने जाए और ताकि कोर्ट समय पर निर्णय देगा तो इस समस्या का समाधान हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कैलाश चौधरी जी, जिनका कहना है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और किसान अपने घर जाए, सरकार किसानों के हित में सोच रही है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। केंद्रीय चलिए बढ़ते हैं आगे। देश की राजधानी में इसी महीने से स्कूल खुलने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार ने फिलहाल क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोलने की परमिशन दी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम दिल्ली है, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल के चलते 10वीं और 12वीं के जो स्कूल्स हैं उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो दिल्ली सरकार की एसओपी क्या है हम आपको बता देते हैं। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। स्कूल के एंट्रेंस, क्लासरूम, लैब्स और पब्लिक यूटिलिटी वाली जगहों पर हैंड सैनिटाइजेशन का इंतजाम अनिवार्य होगा। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खुलेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी शख्स या कोई भी छात्र स्कूल नहीं आ सकेगा। क्लासेस और लैब्स के अंदर इंतजाम इस तरह से करना होगा कि कोविड की गाइडलाइन टूटने ना पाए। यह एसओपीज बनाई गई हैं। स्टाफ को भी टाइम टेबल के हिसाब से बुलाया जा सकता है। स्कूल कैंपस में कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले किसी भी बच्चे या स्टाफ को आने की इजाजत नहीं होगी। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। तो यह एसओपीज है दिल्ली सरकार की तरफ से जो तय की गई है। तो चलिए अब 18 तारीख से 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए क्लासेस चल जाएंगी, शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे जिनको यहां पूरा करना होगा। हमारे साथ विमल गुप्ता जुड़ रहे हैं बीजेपी से इस पर बात करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अक्षय आर्य जी जुड़ रहे हैं। संजीव गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हमारे साथ एजुकेशनिस्ट प्रियंका सिंह भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत। अक्षय जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप ही के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। अब 18 तारीख से बच्चे तो स्कूल चल जाएंगे, आ जाएंगे और वहां पर पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा प्रोटोकॉल को मेंटेन करना होगा। जी जी, इसके लिए आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है वो अक्षय, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? मैं अक्षय के पास पहुंचूंगा, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। विमल, मैं आपके पास आ रहा हूं। कितना आसान होगा ये दिल्ली सरकार के लिए? क्या आप इसके समर्थन में हैं? देखिए तुषार जी, मैं इसका एकदम समर्थन में नहीं हूं। आपने देखा दिल्ली की जो सरकार है वो कोरोना काल में सबसे अगर विफल कोई सरकार रही है तो दिल्ली की सरकार है, उसके नेतृत्व करता है अरविंद केजरीवाल जी। आपने देखा कि कोरोना काल में जिस समय देश में कोरोना तेजी से फैल रहा था, ये महामारी तेजी से फैल रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो है इस धौंप में छोड़ रखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने सारा का सारा मार्केट खोल दिया, इसके साथ साथ जो है सारी बसें चला दी। ना उसमें कोई किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा था। लोग जो है, आपने देखा कि आज भी दिल्ली सबसे ज्यादा, अगर कोरोना किसी राज्य में सबसे ज्यादा अगर कोरोना फैल रहा है तो वो दिल्ली है। दिल्ली के अंदर जो है आज भी 3000 से ज्यादा लोग जो है कोरोना के पेशेंट होते जा रहे हैं। विमल साहब, अगर देश के अंदर तमाम प्रोसीजर चल रहे हैं, अगर तमाम संस्थान चल रहे हैं, तो स्कूलों को क्यों ना खोला जाए? और 10वीं 12वीं छात्र जो होते हैं थोड़े समझदार होते हैं, उनको स्कूल भेजकर कम से कम शुरुआत तो की जा सकती है ना। देखिए तुषार, खिलाफत क्या है? तुषार जी, किसी प्रकार का कोई खिलाफत नहीं है। हम दिल्ली की सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने अपना एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया है
आपने देखा किस तरीके से इन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, इसके साथ साथ जो हम प्रिकॉशन बरतेंगे, सोशल डिस्टेंस का फॉलो होगा, इसके साथ साथ कई जगहों पे जो है स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन आप देखिए, आप किसी भी बस अड्डे पे जाइए, कहीं भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। इसके साथ साथ आप किसी बस में जो है सफर करते हैं तो किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि एसओपीज जो होती है उनको प्रोसीजर जो है उसको फॉलो ठीक तरीके से नहीं किया जाता। दिल्ली ठीक गवर्नमेंट द्वारा नहीं है, किया। संजय जी क्या आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से केंद्र के अंदर भारतीय पार्टी की सरकार और दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार, दोनों ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस पूरे कोरोना के मामले को डील किया है। आप देखिए कि 27 दिन के अंदर केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री साहब का वादा था कि देश से कोरोना खत्म कर देंगे। आज जबकि 1 करोड़ से ऊपर मामले जा चुके हैं और किस तरह के हालात दिल्ली में रहे हैं आपने देखा है। और ये तो आंकड़े जितने भी हैं ये आंकड़ों की बाजीगरी है, मैं कहना चाहता हूँ। इसके अंदर दरअसल जो सच्चाई वाले आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं और किस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात है, जबकि आपने कोई इसके अंदर ये बताया नहीं है कि क्या क्या इसके अंदर आपने एसओपी तो जारी कर दिया, मगर ये नहीं बताया सरकार क्या मदद करेगी। कोई अस्पताल मदद करेंगे, कोई इसके अंदर हेल्थ वर्कर्स मदद करेंगे, कैसे सरकार इसके अंदर सफाई। आप दिल्ली की सड़कों को देखें तो किस तरह से इस कोरोना काल के अंदर दिल्ली की सड़कों पर आज स्वीपर्स ने आज यहाँ पर हड़ताल की हुई है और पूरी दिल्ली गंदगी का ढेर बन गई है। तो किस तरह की ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी। देखिए संजीव गुप्ता जी, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है उनसे कहिए कि जो 13,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने एमसीडी का रोक रखा है ना, उनको दे दें। अरे 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं उनके उन्होंने पैसा रोक रखा है। लगभग 4 महीने से सफाई कर्मचारी जो है अपना वेतन मांग रहे हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने कान में जो है सरसों का तेल डाल के बैठे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। कुश्ती खेल रहे हैं आप लोग। दरअसल मैं लौट रहा हूं। देखिए ये टॉपिक नहीं है आज का कि 13,000 करोड़ रुपए कौन देगा कौन नहीं देगा। आज का मुद्दा यह है कि चलो स्कूल चलें। मैंने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि बच्चे स्कूल की तरफ एक बार फिर से जा रहे हैं। अब इस पर आपकी मुखालफत ये है कि ये दिल्ली सरकार संभाल ही नहीं पाएगी। शिक्षाविद हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी आपका स्टेटमेंट मैं चाहूंगा क्योंकि आप एजुकेशन के सिस्टम को बहुत करीब से दिल्ली के देख पाती होंगी, समझ पाती होंगी। क्या हम एक कंडीशन में हैं कि बच्चों को स्कूल भेज सकें? नमस्कार, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इधर बोलने का। बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा के बिना मनुष्य शिक्षा के बिना मनुष्य बात की जाए शिक्षा की तो शिक्षा के बिना मनुष्य एक पशु के समान है। अगर पशु से अगर मनुष्य बनता है, उसके जो संस्कार होते हैं वो होते हैं शिक्षा। शिक्षा ही प्रदान करती है। तो शिक्षा 2020 में एक ऐसा टॉपिक बन गया जिसे सभी पूरी दुनिया ने, दिल्ली या पूरे प्रदेश में या फिर इंडिया में, पूरी दुनिया में देखा कि कैसे बच्चों को कितना सफर करना पड़ा। बट हमने देखा इंडिया में ऑनलाइन माध्यम के बच्चों से इतनी अच्छी शिक्षा हुई, ये पॉसिबल भी नहीं था। पहले सोचना ही पॉसिबल नहीं था कि स्कूल के बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग हम सोचते थे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट पीजी या फिर उससे बड़ी शिक्षा के लिए। बट स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन माध्यम बहुत ही मुश्किल था। बट ये साकार हुआ और ये साकार किया कोरोना ने। इससे फायदे तो मैं क्या बोलूं। प्रियंका आपकी आवाज में थोड़ी समस्या आ रही है, हमारी टीम अभी कोऑर्डिनेट करके उसको दूर करेगी। तब तक मैं जरा अक्षय आर्य के पास चलता हूं। अक्षय जी सवाल बहुत सारे हैं। अभी संजीव गुप्ता यानी कि जो संजय गुप्ता माफी चाहूंगा कांग्रेस से हैं और विमल, दोनों ने ही आपसे सवाल किया है कि क्या एसओपीज बना देना ही काफी होगी या दिल्ली सरकार उनको लागू करवा पाएगी, उनको साक्षर कहना चाहिए कि फॉलो करवा पाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के लिए और सरकार के लिए। नहीं, वाकई मैं इन सब की बातों से सहमत हूँ। मेरे भाजपा के और कांग्रेस के जो साथी हैं इन लोगों से मैं सहमत हूँ इस मामले में कि सरकार जो काम करती है, सरकार जो एसओपी बनाती है उसको लागू करवा पाना एक चैलेंज है हमारे सामने। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले लगभग 6-7 सालों से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है,
दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में दिल्ली की स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज का रोल बहुत बढ़ गया है और वो पूरी तरह से फंक्शन कर रही हैं। पहले जिस तरह से स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां हुआ करती थी कांग्रेस के राज में, ऐसा अब नहीं होता है। आज की जो एसएमसी कमेटियां हैं वो वास्तव में काम करती हैं। उसमें पेरेंट्स की हमने पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है, उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए के प्रतिनिधि होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। और इससे पहले कई सारे प्रोग्राम ऐसे थे जिनको आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस एसएमसी के माध्यम से स्कूलों में हमने इम्प्लीमेंट करवाया है। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनका पूरी तरह से आदेश है और एसएमसी की जो टीमें हैं हमारी सभी 1000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, हमने उनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। क्योंकि मैं भी टीम का हिस्सा हूं तो हमें भी ट्रेनिंग दी गई है इस बारे में कि किस तरह से वो चीजें लागू करवानी है। ठीक है, और जो फंड की जो दिक्कत आती है, देखिए अक्षय आर्या जी, बिल्डिंग बनाने से, देखिए अक्षय आर्या जी, बिल्डिंग बनाने से शिक्षा अच्छी नहीं होती है। आप देख सकते हैं दिल्ली के ऐसी बहुत सारी स्कूल हैं जिसका लिस्ट है हमारे पास, जहां पे जो है शिक्षा नहीं है, अच्छे जो है वेल एजुकेटेड शिक्षक नहीं है वहां पे। आप एक बात बताइए, आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कोरोना जो है दिल्ली में, कोरोना आपने कहा था कि स्वास्थ्य सेवा हमारा दिल्ली में सबसे अच्छा है, भारत का सबसे जो है स्वास्थ्य हॉस्पिटल में देखा जाए तो दिल्ली नंबर 1 पे है। आपने देखा किस तरीके से जो है दिल्ली को जनता को उन्होंने ढकेल दिया था कोरोना से मरने के लिए, लेकिन गृह मंत्रालय को उसमें जो है संरक्षण करना पड़ा, गृह मंत्रालय को इसमें आगे आना पड़ा, तब जाके दिल्ली में कोरोना का सिचुएशन जो था वो ठीक हुआ है। तो आप जो है स्कूल खोल रहे हैं, आपने बोला था कि हम बसेस चलाएंगे, हम मार्केट खोलेंगे प्रिकॉशन के साथ, वो काम आपने अच्छा से नहीं किया। हम कैसे माने, हमारे अभिभावक कैसे माने कि आप जो है स्कूल जो है अच्छे चलाएंगे, प्रिकॉशन के साथ चलाएंगे? संजय जी बोलिए। जी, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नूरा कुश्ती देखकर दिल्ली की जनता आज बड़ा अचंभित है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप पार्टी के ऊपर, और आप पार्टी के लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि दरअसल दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है। मुझे देखिए, आप आज एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राजा किस तरह से, मैंने बताया, कूड़ों को ढेर है, गंदगी है, और इस समय पे यदि हम स्कूल खोलते हैं जबकि बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो क्या इससे बच्चों की जीवन आने वाले का हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं? हमें नहीं बताया केंद्र सरकार ने, हमें नहीं बताया दिल्ली नगर निगम ने, हमें नहीं बताया दिल्ली सरकार ने कि बच्चों की मदद के लिए क्या काम ये उठाने जा रहे हैं। केवल एसओपी जारी की है। ये बताएं कि मेडिकल हमारे वर्कर्स खड़े होकर के स्कूल्स में जाएंगे, टीकाकरण करेंगे, या उसके अंदर सफाई की व्यवस्था पुख्ता होगी, क्या क्या उसके अंदर सैनिटेशन के काम ये लोग करेंगे, ये इन्होंने कुछ नहीं बताया है। इन्होंने एक सीधा कह दिया कि एसओपी जारी की है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं दोनों सरकारों से, अगर ये कोरोना के केसेस इस दौरान बढ़ते हैं बच्चों के अंदर, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? ये पहले इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, इनको बताना चाहिए। इसका जवाब अक्षय बेहतर देंगे ना। अक्षय, अगर बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर क्या इसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी? बिल्कुल, अगर दिल्ली में एजुकेशन का स्तर गिरता है और बच्चों का 1 साल बर्बाद होता है, इसकी जिम्मेदार भी दिल्ली सरकार ही होने वाली है, क्योंकि विपक्ष का काम है हमेशा हमें जान बची तो लाखों पाए। जी, नहीं, वो बात मैं आपकी मानता हूं कि जान बचाना जरूरी है, लेकिन एक बात बताइए कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई ने अपने एग्जाम्स की डेट क्लियर कर दी है कि मई में एग्जाम होने वाले हैं। उससे पहले प्री बोर्ड भी करवाने हैं, इंटरनल असेसमेंट भी करवाने हैं, उससे पहले प्रोजेक्ट भी बनवाने हैं, काउंसलिंग भी करवानी है। इन सब चीजों के लिए स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। और अगर स्कूल नहीं खोलेंगे और स्कूल में पूरी तरह से एसओपी फॉलो की जाएगी, मैं बता रहा हूं इस बारे में, हमने अपनी एसएमसी की टीम को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की टीम को पूरी तरह से अलर्ट पे रख दिया है। वो लोग स्कूल में तैनात हैं, वो लगातार उसमें काम करते हैं, और दिल्ली में जो एसओपी फॉलो करानी है उनकी जिम्मेदारी है। साथ में स्कूल का जो टीचर्स का जो स्टाफ, आपने ये भी बोला था कि हम यातायात जो साधन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बसेस वगैरह चला रहे हैं, वहां पे भी हम जो है प्रिकॉशन को बरतेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन नहीं बरता गया। आपने मार्केट खोला, आपने मंडियां खोली, उन्होंने उसमें भी आपने कहा था कि थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। आप गाजीपुर मंडी में चले जाइए, अभी हमारे भाई साहब कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अभी बर्ड फ्लू फैला हुआ है।
भाई साहब आपको बता दूं संजीव गुप्ता जी, आज आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी जो है मुर्गा मंडी थे, उस सबको बंद कर दिया गया। लेकिन देखिए आप दिल्ली में देखिए गाजीपुर मंडी अभी खुली हुई है, वहां पे जो है मुर्गा मंडी है वो खुला हुआ है, लोग धड़ाधड़ मुर्गा खरीद रहे हैं। तो इससे जो है मुर्गा, इससे जो बर्ड फ्लू है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, आपको नजर नहीं आता। अच्छा चलिए, मुझे थोड़ा सा रैप अप करना है चीजों को। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, अब मैं समझना चाहूंगा कि 10वीं और 12वीं की क्लास के जो बच्चे होते हैं, क्या वो इतने समझदार होते हैं? क्या उनका मेंटल लेवल इस हद तक है कि वो कोरोना को डील कर पाएंगे, घर से निकल के कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे और वहां पर जाकर खुद को सुरक्षित रख पाएंगे? ये राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को भी समझना होगा चीजों को, बच्चों को भी इतना जागरूक होना होगा। आपने सही बोला कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल सबसे पहले खोले जा रहे हैं, इसीलिए खोले जा रहे हैं। सबसे पहली बात है 10वीं 12वीं क्लास बहुत ही क्रूशियल क्लास होती है। ये 10वीं और 12वीं बोर्ड, आपको पता है बोर्ड की डेट अनाउंस हो गई है, बिल्कुल। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल अगर एजुकेशन में ना हो तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को परेशानी हुई है। फायदे तो हुए ही है, बट परेशानी आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो बच्चों को परेशानी हुई, दिल्ली की बात कर रही हूँ, कोई गांव की नहीं बात है, तो आए दिन बच्चों से पूछते रहते क्या परेशानी है, क्या ऑनलाइन क्लासेस में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चे बार बार बोलते हैं हमारा रिकनेक्ट होता रहता है, और जब तक मैम आप बोलती हो वो चला जाता है, हमें पता ही नहीं लगता, पूरा टॉपिक हम समझ ही नहीं पाते। इंटरनेट कनेक्शन हर जगह सही नहीं है, हर घर में सही नहीं है। इवन जो ये सबसे बड़ा इशू तो था ही, दूसरा इशू ये था कि बच्चे सीरियस नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास ऑन कर लेते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं और बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तीसरा, जो हमारे डिफरेंट एबल स्टूडेंट हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, वो लोग इंग्लिश वाले मीडियम वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आई। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की प्रॉब्लम हुई कि बच्चे सोशलाइजेशन नहीं हो पाए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब क्या है कि पढ़ाई खाली किताबों की पढ़ाई तो नहीं होती ना, बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट बनाना ही हमारा उद्देश्य है। हम सब टीचर्स का और हम सारे लोगों का, हमारे पूरे दुनिया की बात करें कि जब तक ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोरोना में ये नहीं हो पाया। कोरोना में क्या हुआ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं मैं। कोरोना में क्या हुआ कि बच्चों को ये पॉसिबल ही नहीं था कि स्कूल में उन्हें हम लेके आ सकें और बच्चों को ये सब कर सकें। वो उस टाइम हमारी मजबूरी थी। लेकिन आज जब हमें पता है बोर्ड आने वाले हैं, तो बच्चों को बहुत जरूरी है कि प्री बोर्ड उन्हें कैसे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो बोर्ड जाएंगे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर वो पहले स्कूल में आएंगे, उन्हें हम सारी चीजें बताएंगे आपको कैसे फेस करना है। और मैं प्रियंका लौट रहा हूँ जरा इसी पॉइंट को लेकर मैं विमल आपके पास आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि स्कूल जाएंगे बच्चों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे इस बात को लेकर एग्री हूं कि कहीं ना कहीं जान बची तो लाखों पाए, जान पहली प्राथमिकता है। लेकिन आपको स्कूल तो भेजना होगा, आज नहीं तो कल भेजना होगा। आप ही तो कह रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन आ गया है, धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चे तो इतना मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि वो कोरोना से खुद को बचा सकें। और दूसरा पॉइंट कि ऑनलाइन क्लासेस से आप बोर्ड को, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप बोर्ड के एग्जाम्स ऑनलाइन क्लासेस से दिलवा दें। देखिए तुषार जी, ये तो फिजिकली बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्कूल्स वगैरह खोले जा रहे हैं और पूरे देश में खोले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड्स नजदीक आ गए हैं। बच्चों को फिजिकली बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जिस प्रकार से मैम ने बताया है वो सही बातें बताई हैं। लेकिन हम दिल्ली सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तुषार जी। दिल्ली सरकार जो हर अपने वादों से विफल रही है, आप देख चुके हैं। उन्होंने देखा, आपने देखा कि मैं किस प्रकार से शुरू से बताते आ रहा हूं कि संसाधन में इन्होंने बोला था कि सारी चीजें रहेंगी, हर बस स्टेशन पे स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, बस में प्रिकॉशन रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, इसके साथ साथ जो है सैनिटाइजर भी रहेगा कि लोग आएंगे अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। लेकिन दिल्ली में इस तरीके की कोई चीजें देखने को मुझे आज तक नहीं मिली है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, जो हमारे नेता बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, देखिए सर, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आप जो है अगर बुला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो है उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। आप जो बता रहे हैं कि हम प्रिकॉशन बरतेंगे, तो उस प्रिकॉशन के साथ अगर आप जो है स्कूल खोल रहे हैं और फिजिकली बच्चों को पढ़ाई की जा रही है और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है तुषार जी।
तो ये अक्षर है, जरा जवाब इस बात का दीजिए कि क्या जिस तरीके से अभी तक हमने बसेस के अंदर, हमने तमाम पब्लिक प्लेसेस के ऊपर देखा दिल्ली के अंदर की कोई एसओपी जिस तरीके से सरकार जारी करती है वैसा ग्राउंड दिखाई नहीं देता, तो क्या स्कूल के अंदर आप इतनी सख्ती कर पाएंगे और उसके लिए आपके पास कोई प्लान है क्या? नहीं, देखिए स्कूल के अंदर सख्ती करना जायज संभव है। मैं भाजपा की जो हमारे सिर्फ स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर ही नहीं करना ना आपको सर, स्कूल से बच्चा घर जाएगा, घर से स्कूल आएगा, वहां पर भी तो आपको चीजें देखनी होंगी ना, वो भी तो आप स्कूल की वजह से ही निकला, तो वहां पर भी चीजों को मेंटेन करना होगा। तो पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार ने जो एसओपी बनाई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली के जो स्कूल के हेड्स हैं उनको भी जानकारी दी गई और उनके माध्यम से जो बच्चों के परिवार हैं उन तक भी जानकारी पहुंचाई गई कि किस तरीके से हमें बच्चों के साथ तैयारी करनी है दिल्ली के स्कूलों में पहुंचाने के लिए। और रही बात स्कूल के अंदर बच्चों को अनुशासन बना रहता है, ये मैं आता हूं संजय आपके पास। टीचर्स के हाथ में है, स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में है, तो वहां अनुशासन की दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन का मामला बहुत जरूरी है। भाजपा और कांग्रेस तो हमेशा ये चाहते रहे कि बच्चे ना पढ़ पाए, वरना कांग्रेस का राज रहा दिल्ली में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदतर व्यवस्था इस बात का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा इस प्रकार का नहीं चाहा। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं आर्या जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के भविष्य को, आपने देखा किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो है का काम करती है भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य को। आप ऐसा कर रहे हैं, आप जो है देखिए, आपने जिस तरीके से अपने वादे किए वो वादों पे तो विफल रहे हैं, लेकिन आप जो है देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिएगा। आम आदमी पार्टी घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से फिर घर तक पूरा प्रिकॉशन आपको बरतना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल आ रहा है सिर्फ आपकी वजह से। सरकार एक्टिव केसेस के मामले में संजीव अपना पॉइंट रखिए आप भी। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप पार्टी के हमारे दोस्त कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बताया एक सिंगल मास्क दिल्ली के अंदर किसी को आपने बांटा है? आपने कोई इक्विपमेंट आज तक किसी दिल्ली के नागरिक को बांटा क्या? आपने कोई काम किया क्या? नहीं किया है। और आज बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए अमेरिका के अंदर स्कूल खुले थे, वहां बंद करने पड़े। आप देखिए कि विदेशों के अंदर बंदे लेने का ये प्रयोग हुआ, हर गली मोहल्ले में आपने कोई काम शुरू नहीं किया है। दिल्ली की सड़क पे गंदगी फैली है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें आ रहे हैं। दिल्ली की तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में ऑक्सीमीटर अभियान चलाया है, लोगों को ऑक्सीमीटर जांच कराई पूरे देश में। आम आदमी पार्टी से तो जुमलेबाज पार्टी है, सारा देश जानता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी विफल हो चुके हैं और गृह मंत्रालय को इसमें संज्ञान लेना पड़ा। और जब गृह मंत्रालय ने जब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपना संज्ञान लिया, अपने संरक्षण में लिया, तब से दिल्ली में जो है कोरोना की स्थिति जो है बहुत सामान्य है। आज आप देख सकते हैं, जब कोरोना काल में जिस समय महामारी बहुत ज्यादा बड़ी स्तर पे थी, उस समय दिल्ली का सरकार भी जो है, दिल्ली का जो सरकारी अस्पताल थे वो भी विफल थे। वहां पे जो है डॉक्टर्स नहीं थे, वहां पे नर्सेज नहीं थे, वहां पे मरीजों को जो है फर्श पे लिटाया जा रहा था, वहां पे इक्विपमेंट नहीं थे, वहां पे प्रिकॉशन के लिए समान दवाएं नहीं थी। वहां पे आप देखा आपने किस तरीके से हम सारे न्यूज वीडियो के जरिए आपने देखा था ये वीडियो। बोलिए अक्षय। मैं कह रहा हूं कि एक्टिव केसेस के मामले में दिल्ली 13वें स्थान पर है। अगर आप आज की स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश 3रे नंबर पर एक्टिव केस। लेकिन उत्तर प्रदेश आप देखिए अक्षय आर्या जी, उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे काम किया है कोरोना काल में। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज देखिए उनके पिताजी का देवासन हो गया था, अपने पिताजी के देवासन में नहीं जा पाए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। यूपी का क्यों नहीं देखते? माननीय अमित शाह जी दिल्ली में आते हैं। अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है होनहार छात्रों के लिए उन्होंने कोटा से बस भिजवाया और रातों रात जो है हमारे छात्रों को उत्तर प्रदेश लाया गया। वो स्वच्छ भारत अभियान कहाँ है इस कोरोना काल में? देखिए संजीव गुप्ता जी, स्वच्छ भारत अभियान एकदम सही चरण पे है और आप देख रहे हैं कि जितनी स्वच्छता अब है भारत में, उतनी स्वच्छता कभी नहीं मैंने देखा है। दिल्ली नगर निगम कहाँ है अभी? दिल्ली नगर निगम को बोलिए ना, ये बैठे हुए आम आदमी पार्टी के नेता, इनसे कहिए 13,000 रुपए करोड़ रुपए दे दे। सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। मेयर हमारे जो है लगभग जो है 1.5 महीने से मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर बैठे हुए हैं, उनसे बोलिए ना जो 13,000 रुपए रखे हुए हैं निगम का वो वापस करें। इस देश के अंदर कोरोना के मरीज हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप राजस्थान की बात कीजिए ना, राजस्थान में देखिए क्या कंडीशन है।
संजीव गुप्ता जी, आप राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान में देखिए क्या हाल है। कूड़े के ढेर लगे हैं, दोनों आप नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। आप बताइए इसका जिम्मेवार कौन है? इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी है। नगर निगम के साथियों के साथ क्यों झाड़ू लेके सड़क पे नहीं जाता है? आप बार बार कूड़ा की बात कर रहे हैं तो कूड़ा के लिए इनके बोलिए ना कि एमसीडी का पैसा क्यों रोक रखे हैं। स्वच्छ भारत के नाम पे पैसा खाते हैं, मैं इस बात का जवाब स्वच्छ देना भारत के नाम पे चाहूंगा पैसे खाते हो। अक्षय बोलिए, और रुकिए सड़क रुकिए, पे गंदगी है। संजीव रुकिए, अक्षय बोलिए। भाजपा के जो हमारे नेता बैठे हुए हैं और कांग्रेस के जो नेता बैठे हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एमसीडी की गंदगी के लिए। एमसीडी में जबकि पिछले 14 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है, एमसीडी में सत्ता में है भाजपा, और इन्होंने जैसे कि आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इन्होंने दिल्ली की जो 2 नगर निगमें हैं, पूर्वी और उत्तरी, इन दोनों को इन्होंने दिवालिया कर दिया, इतना पैसा चोरी किया है। देखिए, इसके बाद देखिए पैसा हम कैसे चोरी करेंगे? अगर आप हमें पैसा फंडिंग करेंगे तभी तो। आपने नगर निगम का पैसा बचा के रखा है, 13,000 रुपए करोड़ से कम पैसा नहीं होता है। आप अपने मुख्यमंत्री से बोलिए कि हमारे तीनों मेयर, हमारे तीनों महापौर, इसके साथ साथ हमारे निगम पार्षद सारे उनके दरवाजे पे लगभग 1.5 महीना से धरना दे रहे हैं, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है अरविंद केजरीवाल जी के। सरकार ने देश की सभी नगर निगमों को पैसा दिया है। दिल्ली की नगर निगम 13,000 करोड़ रुपए कब वापस करेंगे अरविंद केजरीवाल जी? आप बता दीजिए। सरकार दिल्ली की एमसीडी को 11,500 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रही, जबकि माननीय मनोज तिवारी आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी, देखिए नगर निगम में कौन है? हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे नगर निगम का जो अस्पताल है उनके कर्मचारी हैं, लेकिन उनके लोगों को। दूसरी बात सुनिए, संजीव गुप्ता तो कह रहे हैं आप दोनों की पार्टी चोर है। नहीं, 70 साल तो इन्होंने जो है देश को जो है एक जो है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो तो सोने की चिड़िया उजागर करके गए, इसीलिए देश की जनता इनको आने नहीं दे रही है। और 2024 में भी संजीव गुप्ता जी कान खोल के सुन लीजिए, 2024 में भी आप आने वाले नहीं है। चोर तो आप हैं, चोर तो आप हैं। 2014 में भी देश की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया था, और 2019 में भी इस हाल पे छोड़ दिया कि आप जो है, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको तो लग रहा है कि वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप पैसा चुराते हैं। बताइए ना, 15 साल से आप वहां पर हैं, और सबसे भ्रष्ट नगर निगम पूरे देश में दिल्ली नगर निगम है। आप देखिए, आप दिल्ली में जाके देखिए संजीव गुप्ता जी, दिल्ली एमसीडी अपना काम कर रही है, लेकिन अक्षय आर्या जी अपने मुख्यमंत्री साहब से बोले देखिए साहब, कि एमसीडी का पैसा वापस करें। पिछले 5 मिनट से बात कुछ और चल रही है, मुद्दा कुछ और है। देखिए 13,000 करोड़ का मुद्दा नहीं है, एमसीडी मुद्दा नहीं है। इस वक्त मुद्दा ये है कि बच्चों को स्कूल जाना है, और स्कूल जाना चाहिए भी, लेकिन एसओपीज कैसे फॉलो होंगी। लास्ट में 2 मिनट मेरे पास बचे, रैप अप करना है, 30-30 सेकंड में आप सबको दे रहा हूं। संजीव गुप्ता, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, मुझे ये बताइए कि इसके लिए क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं और वहां पर चीजें उनके लिए सेटल रहे, कहीं पर भी कोरोना का खतरा ना हो। 30-30 सेकंड आप सबके पास है, सवाल सेम है। संजीव, आपसे शुरू कर रहा हूं। दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी मास्क अवेलेबल कराने चाहिए, सैनिटाइजर्स कराने चाहिए, हेल्थ वर्कर्स को लाना चाहिए, और दिल्ली की सड़कों की सफाई करनी चाहिए, और सारी व्यवस्थाएं हॉस्पिटलों से स्कूलों को अटैच करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि दिल्ली एमसीडी और सरकार मिलकर संभाले, लेकिन बेहतर तरीके से संभाले। गुड पॉइंट, मिलके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है प्रियंका, आपका पॉइंट। मैं कहना चाहूंगी, स्टार्टिंग स्कूल बस से स्टार्ट होती है बच्चों की स्कूल तक, स्कूल बस में ध्यान रखें, कंडक्टर और जो बस ड्राइवर है उसे सारी गाइडलाइंस बताएं, और स्कूल में जाके स्कूल के बाहर ही मास्क अवेलेबल हो, वॉचमैन मेक श्योर करे कि सबका मास्क लगा हो। ठीक है, मेरे पास समय कम है। अक्षय, मैं लास्ट में आपसे कमेंट करूंगा कि क्या श्योरिटी आप देते हैं तमाम पेरेंट्स को जो आज ये टीवी डिबेट को देख रहे हैं कि आपके बच्चे अगर स्कूल पहुंचेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, और इसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है? दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से कवर कर रखी है। दिल्ली सरकार की स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां अपने अलर्ट पे हैं। दिल्ली सरकार के जितना भी स्कूलों का स्टाफ है और प्राइवेट स्कूलों के लिए जो एसओपी जारी की गई है, सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरीके से सारी जो एसओपी बनाई गई, चाहे उसमें मास्क। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की है जिनके बच्चे स्कूल जाएंगे, और ऐसे में वो भी अपने बच्चों को जागरूक करें कि कैसे बचकर रहना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।